हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारे। तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है। हम एक वेव चैप्टर पढ़ेंगे। मैं कुछ ही दिनों में आपको, शायद कल ही में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा कि जिसमें पूरे चैप्टर्स जितने भी हैं उनके मैं पूरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूंगा और ये भी समझाऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा टफ है, कौन सा कितना इजी है। एक इसको आप बहुत ही हल्के में ले सकते हैं और किसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये एक वेव की इक्वेशन है, वेव जो ऐसे बनती है ना उसकी इक्वेशन है। तो y क्या है कि अभी आप छोड़ो, इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। y है डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। a है एम्पलीट्यूड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, y की जो डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी, और साइन, जो भी साइन के अंदर जो एंगल है, साइन के एंगल क्या है, इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। और वैसे भी सोचो आप, तो ये छोड़ दो एक, क्या ये साइन के अंदर वाली चीज़ लिखी है, ये क्या होगा, कोई एंगल होगा ना, एंगल होगा। क्या एंगल की कोई डायमेंशन होती है क्या? एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। यानी इस टर्म की भी, ओमेगा टी भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। छोड़ो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट सब छोड़ो, यहाँ पे ओमेगा टी क्या होगा, डायमेंशनलेस। साइन के अंदर जो भी चीज़ है वो एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। और के एक्स भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। के एक्स और ओमेगा टी दोनों डायमेंशनलेस होगा। तो चलो पहले टी की निकालते हैं, ठीक है, सॉरी ओमेगा की निकालते हैं। तो बताओ ओमेगा, वैसे ओमेगा क्या है, अरे ये तो पढ़ाया था ना मैंने आपको, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था ना आपको, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा बाई टी बताया था, ठीक है। या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वही है। तो आप वैसे भी निकाल देते, बट आपको डायमेंशन वाले फॉर्मूले से निकालना, आप जानते ही हो। तो ओमेगा टी की डायमेंशन क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। अच्छा, यानी ओमेगा इंटू टी की डायमेंशन क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। कितनी है, m0 l0 t0। अब t की डायमेंशन तो आप जानते हो कितनी है, t m0 l0 t0। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t0 अपॉन t, यानी m0 l0 t की पावर -1, यानी t की पावर -1, ठीक है। ओमेगा की क्या होगी, t की पावर -1, क्योंकि इसकी t है तो इससे क्या मल्टीप्लाई करूँगी, डायमेंशन खत्म हो जाए, t की पावर -1, सिंपल सी चीज़ है। ऐसी k की भी हो जाएगी, l की पावर -1 निकल जाएगा ना। कैसे, तो देखो k इंटू एक्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन लेस है, यानी m0 l0 t0। तो k की डायमेंशन और x की डायमेंशन m0 l0 t0। तो k की डायमेंशन निकालनी है और x की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, l1 m0 l0 t0। और l1 कितना आ गया आपके पास, सॉरी k की डायमेंशन कितनी आ गई आपके पास, m0 l0 t0 अपॉन l1, यानी l की पावर -1 के साथ में m0 t0 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक दिक्कत आ सकती है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये इसकी डायमेंशन कैसे 0 मैंने मान ली। तो देखो ये साइन के साथ जो पूरी चीज़ आ रही है, साइन के अंदर क्या आता है, एक एंगल आता है ना, थीटा आता है। यानी एक ये चीज़ क्या है, ये एक एंगल है, थीटा है, मान लो इसको थीटा नाम देते हैं। थीटा क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक एंगल है, एंगल की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी और इसकी भी डायमेंशन, अगर इसकी डायमेंशन नहीं है तो इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये पूरे एंगल की डायमेंशन नहीं है तो इन दोनों की भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जब रिजल्ट की डायमेंशन नहीं है तो जिनसे वो रिजल्ट निकला है उन दो टर्म्स की भी डायमेंशन नहीं होगी, तो ओमेगा टी की भी नहीं होगी और के एक्स की भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फास्ट क्योंकि मेरे को आगे पढ़ाना भी है। तो ये F इक्वल्स टू 6 पाई मीटा आर वी, ये है। तो ये विस्कस फोर्स का स्टोक्स लॉ बोलते हैं, इसको आगे जाके पढ़ेंगे, चलो छोड़ो यहाँ पे। तो F यहाँ पे फोर्स, और आपको ये मैंने बता दिया था ये रेडियस है, वेलोसिटी है। तो जो फोर्स की, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, जो फोर्स की डायमेंशन होगी आपको इसकी डायमेंशन निकालनी होगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। वो डायमेंशन किसकी होगी 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। F की डायमेंशन बराबर होगी, अच्छा F की डायमेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे m1 l1 t-2, 6 पाई की 6 की डायमेंशन, पाई की डायमेंशन, ईटा की डायमेंशन, r की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। चलो m1 l1 t-2, 6 एक कांस्टेंट, ऐसी कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ईटा की डायमेंशन निकालना है, r की डायमेंशन रेडियस है तो l, ठीक है, और वेलोसिटी l1 t-1, ठीक है। तो m1 l1 t-2, मैं चाहूँ तो एक l से एक l को निपटा भी देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, कम कर लेंगे। तो m t-2 और ये हो गया ईटा, और यहाँ पे आ गया l1 और t-1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो m1 l ऊपर चल जाएगा l-1, t ऊपर चल जाएगा t-1, ठीक है। ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन m1 l-1 t-1, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, ठीक है। ये आपके पास है, यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए बी सी डी की निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। जो x की डायमेंशन होगी वही इस पूरी टर्म की होगी डायमेंशन, इन चारों की टर्म की डायमेंशन सेम होगी, एक्चुअली पांचों टर्म की। ये इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, क्योंकि चारों ऐड हो रहे हैं, इनकी डायमेंशन सेम होगी, और जो रिजल्ट है इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो जो x की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन है, यानी a की डायमेंशन कितनी आ गई, l, ठीक है, क्योंकि x की डायमेंशन l है तो a की डायमेंशन है। अच्छा, जो x की डायमेंशन है वही b t की डायमेंशन आ जाएगी, तो b की डायमेंशन t की डायमेंशन, तो x की डायमेंशन मेरे पास पता है, मेरे को l है, b की डायमेंशन निकालनी है और इसकी डायमेंशन t आ गई, तो ये नीचे चल जाएगा, तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l1 t-1, ठीक है। मैं फास्ट कर रहा हूँ। अब आपको, आप ऐसी क्लास में आ गए हो कि अब ये लल्लू क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। c की डायमेंशन आ जाएगी और t की डायमेंशन का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा l c, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, यानी c की डायमेंशन हो जाएगी l1 t-2, और d की डायमेंशन भी मैं फाइनल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो हो जाएगी आपकी l1 t-3, ठीक है। तो आप निकाल लेना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो था हमारा थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल्स टू पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल, ठीक है। तो इसमें आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, यहाँ पे आपको डायमेंशन ऑफ v निकालना है। अच्छा, इस v की निकालनी है। p यहाँ पे प्रेशर बताया था मैंने, x यहाँ पे डिस्टेंस है, p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, ठीक है, a रेडियस है, l आपकी लेंथ है, और ईटा आपका क्या था, ये दिया नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। क्या निकालना है, तो v की डायमेंशन निकालनी है हमको। तो v की डायमेंशन क्या होगी, जो पाई की डायमेंशन है वो एक क्वांटिटी इंटू p की डायमेंशन, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन 2
की डायमेंशन, एटा की डायमेंशन और एल की डायमेंशन। चलो सबकी डायमेंशन पुट करते जाओ। चलो पाई एक कांस्टेंट है तो पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। पी प्रेशर है तो प्रेशर की डायमेंशन m1 L-1 T-2, ठीक है। अच्छा ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस दोनों टाइप की लेंथ है, तो इनका कितना हो जाएगा L²। इनका रिजल्ट भी भाई ये डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस हो रहा है तो उसकी डायमेंशन भी L² ही होगी, ठीक है। नीचे 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, अभी अभी इसकी निकाली थी m1 L-1 T-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और ये क्या आपकी लेंथ है तो इसकी भी L आ जाएगी। अच्छा देखो इससे मैंने ये निपटा दिया, m1 से m1 निपट गया, ठीक है। चलो यहाँ पे बचेगा L1, L-1 है और L का स्क्वायर है तो L1 बच गया। t की पावर -2 है और ये -1 आ जाएगा तो t की पावर -1, और वेलोसिटी की डायमेंशन यही होती है L1 T-1, ठीक है। तो आपका ये आ गया। चलो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो था हमारा 5th क्वेश्चन। 5th टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t = 2 पाई mL³ और 3 इंटू यंग मॉडुलस इंटू क्यू, ठीक है। वाई यंग मॉडुलस हो गया y इंटू क्यू। आपको क्यू की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं क्यू की डायमेंशन क्या आती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है जो इसकी डायमेंशन होगी वो, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन टाइम पीरियड है। अब देखो 2 पाई की डायमेंशन और m की डायमेंशन, L³ की डायमेंशन, 3 की डायमेंशन, y की डायमेंशन, क्यूब की डायमेंशन की पावर 1/2, ये आ गया आपके पास। चलो t की डायमेंशन t ही आ जाएगा, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती। m की डायमेंशन m आ जाएगा और उसकी पावर 1/2 आ जाएगी, पावर इसको भी मिल जाएगी। लेंथ की डायमेंशन l की पावर 3 आ जाएगी और इंटू 1/2 यानी 3/2 जाएगा। समझ में आएगी ये भाई, m की डायमेंशन 1 है इंटू 1/2, ये सबको मिलेगी पावर। तो जब इसको मिली तो 1/2, क्यूब को मिली तो 3 तो था ही, और इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, तो l की पावर 3/2। 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता तो 1/2 से कोई नहीं। यंग मॉडुलस y क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, मैंने आपको बताया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, वही डायमेंशन हो जाएगी स्ट्रेस की, और स्ट्रेस की डायमेंशन मैंने बताई थी जो प्रेशर की होती है। तो ये क्या हो जाएगा m1 L-1 T-2, ठीक है। तो m1 L-1 T-2 की पावर 1/2। अब मैं एक साथ पहले ये लिख दिया इसकी डायमेंशन करिए, और क्यू की तो डायमेंशन निकालनी है तो क्यू की डायमेंशन की पावर 1/2, ये आ गया। अब क्यू को तो इधर भेज दे तुम, क्योंकि इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो क्यू को इधर भेज दे तो क्यू की डायमेंशन 1/2, यहाँ पे आ जाएगा m की पावर ½ l की पावर 3/2, ये 1/2 इधर मिला तो m की पावर 1/2, l की पावर -1/2, t की पावर -1। समझ में आया, 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला t और चल जाएगा तो t, ठीक है। अच्छा इस t से इस t को निपटा देता हूँ। अच्छा m की पावर ½ से m की पावर ½ भी चला जाएगा, और ये l की पावर -½ ऊपर चल जाएगा तो l की पावर 3/2 -½ जब डिवाइड होता है तो माइनस होता है, बट ये पहले से माइनस था तो माइनस प्लस, तो l का क्या हो जाएगा की पावर 4/2 यानी L²। कितना आ गया आपके पास L², किसकी, Q की पावर ½ की, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखें जब भी जो यहाँ पे पावर होती है इसको अगर आपको हटाना होता है तो दूसरी साइड जाके उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मुझे लिखा है x² = 16, तो x = क्या होता है, तो आप 16 की पावर क्या लगा देते हो 1/2, रूट लगा देते हो ना, था जो इसकी पावर होती है नीचे आ जाती है। जैसे मान लो मैंने लिखा है x की पावर 3 = 8, तो x क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लेते हो ना, यानी जो भी इधर लिखा है। ऐसे अगर मैं लिखूंगा x की पावर ½ = 4, तो x की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, इसका रेसिप्रोकल,
अभी 2 था तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 आ रहा था, अगर 1/2 तो 2 आ जाएगा, या 1/1/2 लिख दूँ तो 2 तो ऊपर ही चल जाएगा ना, ठीक है। तो q की पावर 1/2 है l स्क्वायर, तो बताओ q कितना हो जाएगा, l स्क्वायर का स्क्वायर चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, q की डायमेंशन l की पावर 4, ये है आंसर, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पॉज करके वापस से देख लेना, जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चलो, तो E इक्वल्स टू लिखा था b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ई यहाँ पे एनर्जी है, x यहाँ पे डिस्टेंस और t यहाँ पे टाइम है। चलो, और a अपॉन क्या दिया है, नहीं ये तो ए बाई बी नहीं, a इंटू बी की निकालनी है। हाँ, तो देखो E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या था, a है ना, ए टी, ये आपको दे रखा है। चलो अब आपको डायमेंशन निकालनी है, a की भी b की, तो पहले तो b की डायमेंशन निकाल लेते हैं भाई। b क्योंकि एक्स स्क्वायर से माइनस हो रहा है, या एक्स स्क्वायर b से माइनस हो रहा है, तो जो b की डायमेंशन होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी ना भाई, एक जैसे टर्म प्लस माइनस हो सकती है, तो जो b की डायमेंशन वही एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, x है l स्क्वायर आ जाएगा, ये तो होगी b की डायमेंशन। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब e की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन ए टी की डायमेंशन। अच्छा, E एक एनर्जी है, एनर्जी यानी वर्क, जिस जो डायमेंशन थी m1 l2 t माइनस 2, इसकी डायमेंशन l स्क्वायर, क्योंकि इसकी l स्क्वायर है, इसकी l स्क्वायर, तो रिजल्ट की भी क्या होगी, l स्क्वायर ही होगी। a की डायमेंशन निकालनी है और t की डायमेंशन t आ गई, a को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l स्क्वायर m1 l स्क्वायर t माइनस 2 और t। अच्छा, ये l स्क्वायर से l स्क्वायर मिट गया। अच्छा, ये t की पावर 1 और t की पावर माइनस 2 है, तो t की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो t की पावर प्लस 1 हो जाएगा, तो m की पावर माइनस 1 और t की पावर प्लस 1, ये आ गई आपकी a की डायमेंशन। m की पावर माइनस 1 और t की पावर 1 हमको निकालनी थी a इंटू बी की डायमेंशन, तो वो किसके बराबर होगा, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। a का डायमेंशन कितना आ गया, m माइनस 1 और t1, और इसका कितना है l स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी का डायमेंशन, तो a इंटू बी का डायमेंशन हो जाएगा आपके पास m माइनस 1 l स्क्वायर t1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हमारा, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो एक बार फिर से आप इनको पॉज करें, बाकी मुझे या तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी मेरे पर्सनल मैसेज भी होंगे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास में, ठीक है। नहीं है तो इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, 9887600879, तो इसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं कि मैं यहाँ अटक गया, पेज की फ़ोटो खींच के सर यहाँ पे क्या गलती कर दी और ये सब, तो आप ये भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। बाकी कुछ जो बच्चे जो मुझे नहीं जानते हैं वैसे भी तो इसमें भेज सकते हैं, आप वैसे भी इसमें भेज सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो सके तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि अभी जो जूम क्लासेस चल रही हैं स्कूल्स में वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को, बाकी बच्चों को भी बोल सकते हैं कि इनको देखें, ठीक है। और बीच बीच में अभी मैं थोड़े से मोटिवेशनल लेक्चर्स और डालूंगा, और आपको समझाने के लिए कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं बहुत बच्चों को, कि नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, ठीक है। और इवन सब्जेक्ट में भी साइंस या कॉमर्स या साइंस में भी मैथ्स या बायो, तो उसका भी एक वीडियो मैं अलग से डालने वाला हूँ, ठीक है। और एक वीडियो तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो फिज़िक्स से ही रिलेटेड, पूरा फिज़िक्स में आपको कैसे कैसे पढ़ना है पूरे साल भर, उसका भी वीडियो डलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है P प्रेशर इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर ये वाला है, P प्रेशर है, A यहाँ पे निकालना है, हमको नहीं पता, T टाइम है और X डिस्प्लेसमेंट है, और A अपॉन B की डायमेंशन निकालनी है आपको। चले, सेम वही वाली सिचुएशन, A की डायमेंशन वही होगी जो T स्क्वायर की डायमेंशन होगी,
ठीक है, पहले अंदर रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो ए की डायमेंशन वही होगी जो टी की स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो ए की डायमेंशन क्या होगी, टी की डायमेंशन होता है टी स्क्वायर, तो ये निकल गया। सेम अब प्रेशर की डायमेंशन बराबर हो जाएगा ए माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन बी डायमेंशन और एक्स की डायमेंशन। अच्छा, ए माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन, ए माइनस टी स्क्वायर क्या है, अभी निकाला, इसकी भी टी स्क्वायर है, इसकी भी टी स्क्वायर है, तो रिजल्ट की भी टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो पी प्रेशर की m1 L माइनस 1 T माइनस 2, इसकी टी स्क्वायर अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है और एक्स की डायमेंशन L। अच्छा, अब बी को तो इधर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। चलिए, तो बी तो इधर आ गया, टी स्क्वायर अपॉन m1 L माइनस 1 T माइनस 2 और L। ठीक है, L माइनस 1 और L से तो ये दोनों कट गए। ठीक है, तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की तो -1 और t ऊपर चल जाएगा तो t की पावर 4। अच्छा, कई बच्चे इसको काट मत देना, टी स्क्वायर और t माइनस 2 को, जब एक साथ रहता है मल्टीप्लिकेशन में तब काट देते हैं, l की पावर -1 और l की पावर 1 को डिवाइड में नहीं करते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे तो दोनों एडिशन होंगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो बचपन में आपको पता होगा ना, ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं हो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल्स टू एक्स की पावर m प्लस n यूज़ करें, और x की पावर m अपॉन एक्स की पावर n इक्वल्स टू एक्स की पावर m माइनस n। आप तो, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो आप तो ऐसे सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जल्दीबाजी ना करें, फिर अपने आप आपको भी आदत पड़ जाएगी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, इसके बाद a बाई बी की डायमेंशन निकालनी थी, तो a की डायमेंशन टी स्क्वायर और b की डायमेंशन m माइनस 1 और t की पावर 4, तो फाइनली m1 और t की पावर -2, ये आ जाएगा m1 t की पावर -2, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको। मैंने 4 बताए थे आपको एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन थी कि एक कन्वर्ट करना है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। ठीक है, 1 यूनिट, एक बार मैं मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट था कन्वर्ट करना आपको 1 यूनिट को दूसरी यूनिट में। ठीक है, सेकंड यूनिट में ये मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेकंड मैंने बताया था कि आपको डायमेंशन निकालना है अननोन क्वांटिटी की, तब से अननोन क्वांटिटी ये हमने कर लिया। ठीक है, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालना है आपको। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली इसमें से एक, इसमें से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन आपको, जो फर्स्ट टेस्ट में होगा, इसमें से बन भी सकता है। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो थर्ड है वो है डायमेंशन है टू फाइंड डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल सा है, ये मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि कोई फॉर्मूला लिखा है तो आपको चेक करना है कि क्या सबके डायमेंशन सही, ये जो फॉर्मूला लिखा है सही है क्या डायमेंशनली। तो आपको डायमेंशन देखनी है लेफ्ट हैंड साइड की और डायमेंशन देखनी है राइट हैंड साइड की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो अगर दोनों की मैच कर जाती है तो आंसर करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक बता देता हूँ इसको, मैं एक ही क्वेश्चन से ही काफ़ी रहेगा मेरे लिए, तो ये कर लेता है। अभी इसी को मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर ये खुद ही करें, मैं इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूँगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो फोर्थ है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो है टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है और इसमें क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, मतलब आपको फॉर्मूला बनाना, मतलब आपको किसी ने बोल दिया कि भाई कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है मास में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और हाइट पे डिपेंड करता है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होगा। आप डिफाइन कर लोगे। आपको क्या पता है, m की पावर 1 है, हो सकता है m की पावर 3 आता हो, g की पावर 2 आता हो, h की पावर 3 आता हो, बट हम निकाल के mgh ही निकाल देंगे। ठीक है,
जैसे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो दो टर्म्स में, दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आप एम वी नहीं लिखोगे, ये थोड़ा होता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आप खुद निकाल दोगे। एम की पावर तो 1 होगी, वी की पावर क्या होगी? स्क्वायर होगी। वैसे क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट आप ये नहीं बता पाओगे आगे कांस्टेंट क्या है। आप बस पावर बता दोगे कि v की पावर क्या आएगी और m की पावर क्या होगी, आगे हम k लगा देते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये बता दोगे कि हाँ रिलेशनशिप क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है m की पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये वाला है फोर्थ वाला। तो अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा मैं थर्ड वाला बता देता हूँ। थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको बोला कि यार ये फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं लिखा, जैसे कि मेरे को बोल रहा है कि बताओ ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो क्या डायमेंशनली करेक्ट है क्या? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि भाई होमोजीनियस ही होनी चाहिए, दोनों सेम ही होने चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है, पहले एलएचएस की डायमेंशन निकालता हूँ, यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? m1 L2 T - 2, m1 L2 T - 2, ठीक है, ये होती है। अच्छा नेक्स्ट अब देखता हूँ क्या राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी यही होती है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल, राइट हैंड साइड में मेरे पास हाफ है, एम वी स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन निकाल, ठीक है, सेम आनी चाहिए तो फॉर्मूला करेक्ट होगा। यानी हाफ की डायमेंशन, एम की डायमेंशन और वी स्क्वायर की डायमेंशन। चलिए तो हाफ की डायमेंशन कुछ नहीं होती है, एम की डायमेंशन m1, वी की डायमेंशन होती है L1 T - 1 का स्क्वायर। तो m1 ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है L स्क्वायर और T - 2। तो LHS में भी यही आ रहा है, m1 L2 T - 2 RHS में भी हो रहा है। तो हम बोलेंगे द अबव फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। जनरली आपको करेक्ट फॉर्मूले दिए होते हैं, कई बार कुछ फॉर्मूले होते हैं जो शायद इनकरेक्ट देते, तो वो चेक करने के लिए। तो ये वाला थोड़ा लल्लू क्वेश्चन हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें गिवन है, बस चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर है नहीं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला थोड़ा सा इसको करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम फोर्थ वाला पहले पढ़ रहे हैं, क्या है? टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फॉर्मूला बनाना है आपको। बस आपको ये बता रखा है कि भाई वो डिपेंड किस किस पे करता है, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से सारा का सारा फॉर्मूला डिराइव कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं लिखा देता हूँ कि देखो इसको आप एक पेंडुलम बोलते हो। ये एक दीवार मतलब छत है, ठीक है, सीलिंग है, और ये एक रस्सी है, आपने एक वायर ले लिया, स्ट्रिंग ले ली, और स्ट्रिंग में आपने ये इसको एक मास को बांध दिया आपने, ठीक है, एम मास की बॉडी को बांध दिया। वैसे इसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं इसको, ठीक है। जो पेंडुलम में जो छोटी सी बॉल होती है इसको बॉब बोलते हैं, ठीक है, बॉब द बिल्डर वाला बॉब, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉल आपने बांध दिया, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ दे दी आपको L, ठीक है। और आप जब इसको थोड़ा सा खिसका देते हो ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जब भी आप इसको थोड़ा सा खिसका देते हो तो क्या होता है कि ये जैसे ही छोड़ोगे ना इसके बाद, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वर्क करने लगता है। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है, सब पढ़ेंगे। बट इसके पास तब तक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी ये वर्क करता है, यानी कोई ना कोई एनर्जी रहती है इसके पास, कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी मिक्स। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल भी रहेगी, काइनेटिक भी रहेगी। यहाँ पे काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी चल रही होती है, चलने की वजह से जो आपके पास एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब अभी आप नॉर्मल, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, जब भी आप अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, अभी मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप पढ़ोगे आगे जाके तो आपको तब और क्लियर होगा। अभी मैं इसको बेसिक बता रहा हूँ। जब भी आप अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर आओगे तो आपके पास एक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपको साइकिल चलाने के लिए एक प्लेन रोड पे पेडल मारने पड़ते हैं, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद आप पेडल मारना छोड़ देते हो,
फिर भी आपकी साइकिल चल रही होती है। क्यों चल रही होती है? क्योंकि आपके पास एक स्पीड होती है, ठीक है, और स्पीड में भी जब भी कोई बॉडी होगी तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी, इसलिए आप चल रहे हो, वर्क हो रहा हो। अब आप बोलोगे नहीं धीरे धीरे कम क्यों जाता है? क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है सड़क का जो आपको रोक रहा है। अगर सड़क में फ्रिक्शन नहीं हो तो आप उसी स्पीड से चलते रहोगे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक बार पेडल मार दिए तो आप चलते ही रहोगे। बट फ्रिक्शन फोर्स कम, आपको जो है आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम करता रहता है, आपकी बॉडी में से एनर्जी को निकालता रहता है, एनर्जी कम होती रहती है, इसलिए आप बार बार पेडल मारते रहते हैं, ठीक है। यानी आपको ये पता चल गया कि अगर आप मोशन में हो, आप चल रहे हो, तो आपके पास एक एनर्जी होती है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इसकी वजह से आप वर्क करोगे। बट मान लो एक आप पुलिया के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, एक ओवरपास के ऊपर आप गए, ऊपर पहुंच के आपने पेडल मारना बंद कर दिया, और जैसे आप थोड़ा सा ढलान में आए तो अपने आप ही साइकिल नीचे चलने लग गई। आपने पेडल नहीं मारे ना, आप मोशन में थे, आप रेस्ट पे थे, बट बॉडी अपने आप ही आपकी नीचे जाने लग गई। अब क्वेश्चन आएगा अब कैसे जा रहे हो आप? तो अब आपके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जो पुल था वो ज़मीन से ऊपर है, तो जब आप ऊपर आ जाते हो तो आपके पास कोई एनर्जी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब यही समझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और भी होती है, और भी टाइप की होती है। तो आपके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और फिर आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती जाएगी। बट अभी तक यूज़ करो उस एनर्जी को, इसलिए आप चलते जा रहे हो। जैसे आप अर्थ की जैसे पुलिया खत्म हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट उस टाइम आप स्पीड में थे, तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी आप तब भी चल रहे होंगे, बट धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी खत्म होती जाएगी, थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक ही जाओगे। उसको भी नहीं खत्म करना है तो आप पैडल मार के अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। यानी आपको एक स्पीड की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और आप अभी नॉर्मल ये समझे कि जब भी अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपका सिंपल सी चीज़ है, कोई भी काम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो आप मोटर चला के पानी ऊपर भेजते हो, बट पानी ऊपर से नीचे कैसे आ जाता है? टंकी से। पोटेंशियल एनर्जी। पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी, अपने आप काम कर लेता पानी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो आपका जो ये इसको पेंडुलम बोलते हैं, ये पेंडुलम के बॉब को जब आप थोड़ा सा खिसकाते हो तो देखो पहले ये इधर था, अब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया यहाँ से, ठीक है। ये सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इसके पास कितनी एनर्जी? पहले एनर्जी नहीं थी, जीरो थी इसमें, ना काइनेटिक एनर्जी थी क्योंकि ये चल नहीं रहा था, और ना पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि ये इसी को हम इधर एनर्जी जीरो है, ठीक है। ये एक रिलेटिव टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, रिस्पेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कि ज़मीन में। अब मान लो मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ तो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ। हाँ, मैं ज़मीन के रिस्पेक्ट में देखूँगा, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं बोल रहा हूँ इधर इसको अगर मैं एनर्जी जीरो मानता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो थी, तो जैसे मैं थोड़ा ऊपर लिया है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वर्क करेगा और नीचे की तरफ आना लगेगा। अभी चलने लगा, स्पीड आ गई इसके पास, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आने लगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी आने लगी। यहाँ पे आके वापस से इस पोजीशन में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। बट तब तक इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी इसकी, कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और मैक्सिमम होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा यही होगी। कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। देखो, एनर्जी कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हवा नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम नहीं होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी पोटेंशियल थी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे कि सड़क अगर वैक्यूम अगर वो बिना फ्रिक्शन की होती तो सारी की सारी एनर्जी आपको मिल जाती, कोई वेस्ट नहीं होती। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल से यहाँ 100 जूल एनर्जी थी जो मैं ऊपर किया था, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 100। अब 100 होगी, धीरे धीरे क्या होगी? इसकी स्पीड कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ने लगेगी। अब पोटेंशियल फिर ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रही है, तो पोटेंशियल सारी की सारी आ जाएगी इसके पास वापस से 100। जब उसी सेम उतनी हाइट पे आ जाएगा, जितनी ऊंचाई पे यहाँ था उतनी हाइट पे आने के बाद उतना ही ऊपर जाएगा। थोड़ा सा मेरे यहाँ से ज़्यादा ऊपर हो गया, उतनी हाइट पे ही जाएगा ये, ठीक है। जितने अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो आप ये ध्यान दो कि काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन पे फिर जीरो, ये रुकेगा थोड़ी देर। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, ठीक है। फिर वेलोसिटी जीरो, फिर ये नीचे आने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल। तो हम देखेंगे ये पेंडुलम यूं 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 घूमता रहेगा।
और कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, वैक्यूम है तो कभी नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं। हमारे यहाँ पे तो वैक्यूम रहता है। फिजिक्स में मुझे जितनी भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें, फ्रिक्शन, वैक्यूम, ये सब हटा देता है। फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, ये सब हटा देता है, तो वैक्यूम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा तो एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक जो चक्कर लगाया, उसमें जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये। अभी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार अगर आपके दिमाग में डाल दी चीज़ तो आपको फिक्स रह जाएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में आ ही जाएगी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आगे हम जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे देखेंगे। तो मैं अभी तो बता रहा हूँ आपको। तो उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। कितना होता है? 2π तो एक कांस्टेंट है, √L मतलब लेंथ ऑफ वायर स्ट्रिंग, और g क्या होता है? g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है एक टाइप का। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है ये भी मैं समझा दूँ। देखो, क्वेश्चन चालू होने से पहले, ये टॉपिक चालू होने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझते रहें, क्योंकि फिजिक्स में फिर रटना भी से ही स्टार्ट कर देंगे। जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप समझ सकते हो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो मैं कोशिश करता हूँ वो वाली चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो ये पहले तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी जी भी समझाते हैं, तो जी क्या होता है सब पढ़ा हुआ है आपने। तो जी भाई, अगर मान लो इसकी जगह मैं 5 किलो का, पहले 1 किलो से किया था, 1 किलो को मैंने थोड़ा सा खिसकाया, तो ये मान लो इस वैल्यू पे मैंने L की वैल्यू डाली, G की वैल्यू डाली, टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड, मान लो 2 सेकंड आ गया। अगली बार मैंने उसको उसी 1 किलो की बॉडी को इतना जाके छोड़ा, तब भी पता वो 1 सेकंड ही लगाएगा, 2 ही सेकंड लगाएगा, सेम टाइम डिपेंड ही नहीं करता कि आप उसको कितना खिसकाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर पेंडुलम को मैं हल्का से, मान लो इतना सा खिसकाया, इतना सा खिसका के भी छोड़ा, तब भी ये 2 सेकंड में ही आएगा। आप बोलोगे नहीं ये तो डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो स्पीड ये कम कर देता है, धीमे भागता है। इधर रखोगे तो तेज़ी से भाग के पहुँच जाएगा 2 सेकंड में, इधर रखोगे तो भी 2 सेकंड में। अगर आपने ना तो L चेंज किया, ना ही L चेंज किया, और G तो कांस्टेंट होता है, G तो चेंज कर भी नहीं सकता, 2π कांस्टेंट है। यानी फाइनली आप समझो, जो पेंडुलम का जो ये होता है वो L पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। और G मतलब G भी अलग अलग भाई, अलग अलग जो जगह पे, मतलब मान लो अर्थ पे G की वैल्यू 9.8 है, मून पे कुछ अलग होगी, अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग होती है। G अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो यानी आपको ये समझ में आया L और G पे करती है। और ये फॉर्मूला भी याद कर लें, T = 2π√L/g होती है। तो यानी अगर मुझे टाइम पीरियड चेंज करना है तो किसको चेंज करूँगा? अगर अर्थ में चेंज करना है तो L को चेंज करेंगे। अर्थ में भी आप G को चेंज कर सकते हो, और भी कुछ तरीके हैं, बट वो बाद में देखेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, लेंथ को चेंज करो तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और जितना कम लेंथ उतना कम टाइम पीरियड। यानी अगर आपको ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए तो लेंथ बढ़ा दो, बड़ा वाला पेंडुलम लो लंबा, और छोटा पेंडुलम लोगे तो वो जल्दी अपना खत्म कर देगा। ठीक है, अच्छा अभी इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो मैं समझा रहा हूँ उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आपको याद रह जाएगा ना, क्योंकि ये जनरली कॉमन सा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, और कॉमन क्वेश्चन है, टीचर देते ही रहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? ये G क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक बॉडी है m1 मास की और एक बॉडी है m2 मास की, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को खींचती है एक फोर्स से, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ओके। अब फोर्स तो आ गया। मान लो मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूँ किसी फोर्स से, ये बॉडी है, अभी ग्रेविटेशन छोड़ो, ये 2 किलो की बॉडी है, इस पर मैं धक्का लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा इसके साथ? ये बॉडी मान लो अभी रेस्ट पे थी, फोर्स जब तक लगाया नहीं था, फोर्स लगाए जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, चलने लगेगी। और चलेगी कैसे?
इसका मोशन होगा एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ी जा रही है। मान लो मैं जो हूँ साइकिल चला रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, मेरी साइकिल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड बाद किसी ने देखा तब भी 5 मीटर पर सेकंड, मेरा स्पीडोमीटर फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड है। ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, मेरी स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जब मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं, जीरो, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। बट मैंने देखा मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हूँ, मैंने पेडल और मारे, 1 सेकंड बाद हो गया 7 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद देखा तो 10 मीटर पर सेकंड, पहले 5 थी, 5 के बाद क्या होगी? 1 सेकंड बाद 7, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 50। अब ये मोशन जो है ये है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन में आपकी वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, चेंज हो रही होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 1 सेकंड में। अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ जब 1 सेकंड में मेरा ये हुआ तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है? तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है? क्यों? 5 से 7 हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ 7 से 10 हो गया तो अभी मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेंज हो गया, बढ़ गया मेरा एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में मेरी स्पीड थी, यहाँ कितना है? तो यहाँ एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यूनिट टाइम, ये बोला था ना, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, 5 ही 5 थी, पहले भी 5 बाद में 5, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन सेम है क्या? एक जैसा है क्या? नहीं, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 5 है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो 3 टाइप के मोशन बता रहा हूँ, सुने। पहला मोशन कौन सा? अच्छा, ये डायग्राम बना लिया था ना, ये तो पहले डिस्कस कर लिया था। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जब वापस से बताऊंगा। देखो छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ये इनिशियल क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स हम बेवजह पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है, फॉर्मूले रटे जा रहे हैं, डायमेंशन निकाले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या जी है, क्या फोर्स है, क्या, और कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता है। ये चैप्टर इसलिए बहुत ही गंदे रहते हैं। इसलिए मैं जो जनरली चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या तो मोशन से, या फिर थोड़ा बहुत जो मैथमेटिकल टूल्स जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होंगे, बायो वाले बच्चों को भी सीखने होंगे, जैसे कि अभी ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब मैं मोशन वाले चैप्टर्स में बीच में लेके आऊँगा। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक छोटी सी हेडिंग डाल दो जिसको हम बोलेंगे, ये करेंगे, कर रहे हैं ये भी, ठीक है, बट छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, ये भी नोट डाल के लिख लेना जो ये आपने ये बनाया था, ठीक है, नोट डाल के कि 2π√L/g होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब टाइप्स ऑफ मोशन नेक्स्ट, आगे मोशन में पढ़ना ही है बट एक बार अभी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो इसको। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, जो मेरी साइकिल थी पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 1 सेकेंड बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि मेरी स्पीड क्या है? कांस्टेंट, या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, और कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। स्पीड वेलोसिटी को अब ये एक जैसे ही समझो आप। पहला टाइप का ये। सेकेंड टाइप का मोशन ये, पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है।
तो ये कैसा मोशन है, ये मोशन है अभी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन भी दो टाइप का होता है। एक्सेलरेटेड मोशन दो टाइप का होता है। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो ये नहीं है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो ये है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म नहीं है ना एक्सेलरेशन, एक जैसा नहीं ना, A1 अलग है, A2 अलग है, A3 अलग है, तीनों बार आपके एक्सेलरेशन चेंज है। यूनिफॉर्म नहीं एक जैसे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी सेम थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थोड़ी है, 2 है, कभी 3 है, कभी 5 है। यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है और एक्सेलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेटेड तो है बट नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं। एक्सेलरेटेड जरूर है, अगर आपसे पूछे क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ है, बट नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, ये सेकंड केस हो गया वाला नॉन यूनिफॉर्म, ये सेकंड मान लो, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड केस यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। थर्ड केस समझे। थर्ड केस में क्या है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 1 सेकेंड बाद होगी 7 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद होगी 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला इधर एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ये होता है। अभी कितना है, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड में इतना ही बढ़ा, और इस बार भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो ढंग से ध्यान दें, ठीक है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं ये तीनों चीज़ें, पॉज करके उतार रहा है ये तीनों टाइप के मोशंस को। अर्थ जो है हमारी बॉडी पे क्या लगाता है, हमेशा एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा मोशन कैसा होता है, बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, पहला केस, 3 ऑप्शन देता हूँ आपको। एक अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, एक बॉल मैंने ऊपर से एक हेलीकॉप्टर से छोड़ा, तो बॉल मूव करेगा। इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी, जब छोड़ी थी इनिशियली 0 स्पीड में था, अब छोड़ा तो उसकी स्पीड चेंज होगी। तो बताओ उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। क्वेश्चन है ये आपके लिए। सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन है, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, या फिर थर्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बताइए, या थर्ड, फोर्थ एंड नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन है आपका सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अर्थ जो है ना बॉडी को खींचती रहती है एक यूनिफॉर्म फोर्स से, एक कांस्टेंट फोर्स से, और जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। अगर मैं ये चीज़ फिक्स करता हूँ, फोर्स है कांस्टेंट, ठीक है, और मास तो बॉडी का चेंज नहीं हो रहा ना। मान लो ये m मास की बॉडी है बॉल, ये थोड़ी अभी 1 किलो की, फिर 2 किलो की हो जाएगी, फिर 5 किलो की हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। मास भी क्या होगा, मास भी कांस्टेंट, फोर्स भी कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट, एक जैसी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट। और इसी एक्सेलरेशन को जो अर्थ हमारे पे लगा रही है, अर्थ भी हमको खींच रही है, फोर्स लगा रही है, डिवाइड बाय मास। अर्थ जो फोर्स लगा रही है डिवाइड बाय हमारा मास, जो एक्सेलरेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो कांस्टेंट है, फिक्स है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने के लिए हम 10 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 9 पॉइंट। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है
कि अगर मैं किसी हेलीकॉप्टर से एक बॉल को छोड़ देता हूँ, सुनो, अगर मैं एक बॉल लेता हूँ और हेलीकॉप्टर से छोड़ देता हूँ और वैक्यूम है पूरा नीचे, तो जब मैंने छोड़ा था तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 10। एक्सीलरेशन क्या होता है? 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई? 10। तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद पूछूंगा तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगी, यानी बार बार स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, यानी 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे स्पीड बढ़ती जाएगी और हर सेकंड में इक्वल बढ़ेगी। कितनी? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। तो ये जी क्या होता है? ये जी होता है कि अर्थ हमें किस एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन लगा रही है, और वो यूनिफॉर्म होता है। क्यों? फोर्स यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म, मास तो चेंज हो नहीं रहा। अभी आपको ये समझ में, ठीक है? तो समझ में जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही है ये टाइप का जो अर्थ लगा रहा है हमको, ठीक है? और प्लैनेट्स भी अलग अलग एक्सेलरेशन लगाते हैं, ठीक है? तो अभी इतना आपको समझ में आया। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर मुझे फोर्स निकालना है, मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ये किस फोर्स से खींच रहा होगा? मतलब 2 किलो की बॉडी है, एक 2 किलो की बॉडी है और एक 5 किलो की बॉडी है। मैं पूछना चाहता हूँ, अर्थ इसको भी खींच रहा होगा, इसको भी खींच रहा होगा, एम मान ले इसको भी खींच रहा होगा, तो बताओ अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस पे कितना फोर्स है? तीनों फोर्स मुझे बताना है। बहुत ही सिंपल है भाई। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अभी मैंने क्या बताया था? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो हमको पता है जी है। तो बताओ एम मास पे कितना फोर्स लगेगा? mg। 2 मास पे कितना लगेगा? 2g, यानी 20 न्यूटन। 5 किलो की बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा? 5g, यानी 50 न्यूटन। समझ में आ गया? जितनी ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा फोर्स, बट एक्सेलरेशन सबका सेम है। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब क्या है? अब बताओ 1 सेकंड में ये जल्दी, सबसे पहले इन तीनों को एक साथ हेलीकॉप्टर से गिराया गया, बताओ पहले कौन गिरेगा? सब साथ में गिरेंगे, क्योंकि 1 सेकंड बाद इसकी भी स्पीड 10 हो जाएगी, इसकी भी 10 हो जाएगी। मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना स्पीड। एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, तो 1 सेकंड बाद सबकी 10 हो जाएगी, तो उतनी नीचे ये भी पहुंचेगा, उतनी नीचे ये भी पहुंचेगा, अगर वैक्यूम है तो। ठीक है? आप ये मत दिमाग में, अरे पंख को गिराते हैं तो फिर वो तो लेट पहुंचता है, ठीक है? वो पंख इसलिए क्योंकि वैक्यूम नहीं होता है, एयर पे उससे फ्रिक्शन लग जाता है। नहीं तो पंख को भी गिराओगे और हाथी को भी गिराओगे तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी हमारी? कांस्टेंट। समझ में आ गया? चले आगे। इतना सा थोड़ा सा बेसिक बढ़ाना था, और भी ऐसे बीच बीच में कुछ टर्म्स मैं कराता रहूँगा चैप्टर्स के बीच में, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो धीरे धीरे आपको क्लियर तो होने लगे हल्की हल्की। चलो चलते हैं। तो हमको फाइंड करना था रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या है? देखो, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है? तो आज एक क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास में मैं यूनिट वाला भी ले लूँगा और इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज इसके लिए कुछ होमवर्क नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है तो क्वेश्चन करें, खुद से निकालने की कोशिश करें, बाकी मैं होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, द टाइम पीरियड of a pendulum depends upon length of wire, length of wire को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया L, ठीक है? लेंथ ऑफ वायर L, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हमने ले लिया G, एंड मास ऑफ बॉब जिसको हमने ले लिया M, ठीक है? बोल रहा फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही जो मैंने आपको समझाया था कि एक पेंडुलम है, ठीक है? ये पेंडुलम है, ये बॉब है जिसका मास m है, ठीक है? पॉज करके आप उतार लेना पहले और अभी ये समझ लो। तो ये पेंडुलम है जिसका मास m है
एक वायर से जुड़ा हुआ है जिसकी लेंथ l है और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी जो है g है, जिस अर्थ में जहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/g। अब जब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, बट हम निकालेंगे t इक्वल्स टू अंडर रूट L/g और 2 पाई की जगह कांस्टेंट। देखो ये आगे जो कांस्टेंट लगता है ना वो नहीं बता पाता, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है भाई। आप t की डायमेंशन इसके बराबर ले आएंगे और उससे ये फॉर्मूला डिराइव तो हो जाएगा, बट क्योंकि 2 पाई की नहीं होती हमें नहीं पता चलेगा कि 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या कुछ नहीं आएगा। तो आप आगे बस ये फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। बट मैंने आपको चला के दिखा के उल्लू बनाने के लिए मैंने m भी डाल दिया। मैंने बोल दिया 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, l पे भी करती है, g पे भी करती है, m पे भी करती है। बट डायमेंशनल फॉर्मूला उल्लू नहीं बनेगा, वो m को नेग्लेक्ट ही कर देगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो m आपका हट जाएगा, l आएगा, g आएगा, और l की पावर कितनी आएगी बताओ, l की पावर आएगी हाफ और g की पावर कितनी आएगी -हाफ, क्योंकि g नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप ये आएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर कैसे डिराइव करेंगे। तो देखो आंसर सॉल्यूशन करते हैं। तो हम बोलेंगे जो टाइम पीरियड है, मान लो उसका फॉर्मूला क्या है, लेट टाइम पीरियड का t इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट लगा दिया, m की पावर, एक तो m है, m की पावर a लिख दिया, l की पावर मैंने b लिख दिया और g की पावर c लिख दिया। भाई मुझे नहीं पता कि मास पर डिपेंड करता है, अगर डिपेंड भी करता है तो मुझे थोड़ी पता मास की पावर 1 होगा। तो m की पावर कितना आएगा वैसे आंसर में, क्योंकि मैं आंसर पहले से जानता हूँ 0 आएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 0, m पर तो डिपेंड करता ही नहीं। b की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -हाफ आ जाएगी। k तो k ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हमको a b c की वैल्यूज निकालनी है। हमारा काम क्या है, a b c की वैल्यू निकालें, फिर यहाँ पे पुट कर दें और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखना k नहीं बता सकता। एक दिक्कत है इस फॉर्मूले में, क्या लिमिटेशन है इस फॉर्मूले की, k आगे जो कांस्टेंट है जो कि एक्चुअल में कितना है, प्रैक्टिकली हमने निकाला 2 पाई लगता है, तो मैं वो नहीं बता सकता। चलो तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर दूँ। तो मुझे पता है कि LHS की डायमेंशन किसके बराबर होगी, RHS की। तो t की डायमेंशन किसके बराबर होगी, k की डायमेंशन, m की डायमेंशन की पावर a, l की डायमेंशन की पावर b और g की पावर डायमेंशन की पावर c, इसके बराबर होगी। राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड तो इसकी डायमेंशन क्या होगी t1। अच्छा m थोड़ी यहाँ पे, m की पावर 0 और l की पावर भी 0 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा देखने में सही लगता है। ठीक है, और हेल्प भी करेगा। k की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं लिख रहा है यहाँ पे। मास की डायमेंशन m होती है, तो m की पावर m आ गया और उसकी पावर a आ जाएगी, पावर भी मिल जाएगी। अच्छा l की डायमेंशन क्या होती है, l की डायमेंशन भी l ही होती है, तो l की पावर भी क्या आ गया b। g की डायमेंशन g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एक टाइप का L1 t-2 की पावर c। समझ में आए भाई। यहाँ पे k की डायमेंशन कुछ नहीं, m की डायमेंशन m और ऊपर पावर लग गई। l की डायमेंशन देखो पहले क्या लिखा मैंने, लेट कर लिया फॉर्मूला, मुझे नहीं पता ये क्या वैल्यू आएगी, हालांकि मैंने बता दिया क्योंकि आपको आंसर पहले से बता रखा है। तो a की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, क्योंकि m पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। 0 मतलब m आएगा ही नहीं, m की किसी पावर 0 क्या होता है 1। l की पावर कितनी आनी चाहिए हाफ, यानी b की वैल्यू हाफ, हमको a b c ही निकालना है। b की वैल्यू आनी चाहिए हाफ, यानी l की पावर हाफ या रूट l, और g की पावर -हाफ, g -हाफ क्या हो जाए, g नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको a b c निकालना है, a 0 b हाफ और c -हाफ, ये निकालना है हमको। तो पहले मैंने लिख दिया ये लिख दिया, तो ये भी होगा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। k की डायमेंशन कुछ नहीं, m की डायमेंशन m और पावर लग गई a, l की डायमेंशन l और पावर लग गई b। ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की L1 t-2 की पावर c। अच्छा ये हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -2c। c इससे भी मल्टीप्लाई होगा, c इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो मैं ऊपर क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलो लेफ्ट में मैं लिख लेता हूँ m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। ठीक है,
इधर m की पावर a, l की पावर देखो b भी है और l की पावर c भी है, तो जब दो नीचे नंबर है और उनकी पावर है तो वो क्या हो जाएगी, पावर एडिशन हो जाती है, तो l की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c, और t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर -2c। अब हमको कंपेयर करना है, यहाँ पे m की पावर 0 है तो और ये सेम होनी चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ जो m की पावर है और जो यहाँ की m की पावर सेम बराबर होनी चाहिए, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 0, आ गया ना ये 0। मैंने यहाँ कंपेयर किया, m की पावर जो यहाँ होगी वही m की पावर यहाँ होगी। एक काम करता हूँ, t की पावर जो यहाँ होगी उससे c निकल जाएगा, वही t की पावर इधर होगी, तो यहाँ पर t की पावर कितनी है 1 लेफ्ट हैंड साइड में -1, और उधर कितनी है -2c, तो माइनस से माइनस कट गया, c की वैल्यू 1/2, c भी निकल गया 1/2। ठीक है, अब l की पावर जो यहाँ पे वही l की पावर यहाँ होनी चाहिए, यहाँ l की पावर 0 और वहाँ कितनी है b प्लस c, c निकल चुका है 1/2 पुट कर दो। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू, ठीक है, t कहाँ से आ गया, हाँ c g का है ना, c की वैल्यू हाफ आ गई, ये गड़बड़ कैसे हो गई, अच्छा t+1 था सॉरी, हाँ यहाँ पे गलत लिख लिया, t+1 है ना, गड़बड़ हो गई, यहाँ c से ही करते हैं। चलो यहाँ t की पावर क्या है +1 और वहाँ क्या है t की पावर -2c, तो 1 किसके बराबर हो गया -2c, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया -1/2, c की वैल्यू -1/2। ठीक है, चलो यहाँ पे l की वैल्यू 0 है पावर और इधर b प्लस c है, 0 इक्वल्स टू b प्लस c, b की जगह b और c की जगह -1/2, तो b इक्वल्स टू -1/2 यहाँ तक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, c की वैल्यू कितनी होगी -हाफ और a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब पुट कर दो, पुट इसको 1 मान लो, पुट वैल्यूज ऑफ a, b, c इन 1 में वैल्यू डाल दो। 1 क्या था t, k की पावर m की पावर a, l की पावर b और c की और g की पावर c। अब वैल्यू पुट कर दो, k m की पावर क्या आ गया m की पावर 0, l की पावर b कितना है हाफ और g की पावर -हाफ, k तो ये हो गया, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ हाफ मतलब ये, और यही लाना था, ये फाइंड कर दिया और k 2π होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर चल गया, तो अगले लेक्चर में मैं ये न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। वैसे आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, इसी तरीके से आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो बुक से करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा, प्लस वो यूनिट कन्वर्जन वाला काम कर देंगे, तो डायमेंशन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसमें हम यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट की क्लास में बता दूंगा। फिर हम एरर्स देख लेंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ और एरर। तो ये चैप्टर को थोड़ा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, अपना नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है, बट आगे वाला मोशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा उसको करने में, तो वहाँ से थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।